नमस्कार दोस्तों। आज हम हिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी प्रमुख युद्धों को कंप्लीट करने वाले हैं। मैं हूं आकाश मौर्य और आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री के लगभग सभी महत्वपूर्ण युद्धों को एक ही वीडियो में कवर करेंगे, ताकि आपको अलग-अलग युद्धों के लिए अलग-अलग वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। चाहे वो कलिंग युद्ध हो, तराइन का युद्ध हो, पानीपत के युद्ध हो या फिर हल्दी घाटी का युद्ध, सब कुछ एक ही जगह मिलने वाला है। और सबसे अच्छी बात, मैं आपको ये सब आसान भाषा में समझाऊंगा, ताकि रिवीजन करते समय पूरी हिस्ट्री दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। इसलिए इस वीडियो को सेव करके रख लेना, क्योंकि लास्ट टाइम रिवीजन के लिए ये काफी काम आने वाली है। तो ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए चलिए शुरू करते हैं भारत के इतिहास के प्रमुख युद्ध। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि भारत के इतिहास में बड़े-बड़े साम्राज्यों के बनने से पहले यहाँ कई छोटे-बड़े राज्य हुआ करते थे। इन्हें महाजनपद कहा जाता था। इन्हीं महाजनपदों में एक राज्य था मगध, जो धीरे-धीरे सबसे शक्तिशाली बनता चला गया। मगध के राजा बिंबिसार ने अपने साम्राज्य का विस्तार शुरू किया। उस समय अंग नाम का एक शक्तिशाली राज्य भी मौजूद था। बिंबिसार ने अंग पर आक्रमण किया और उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। यहीं से मगध के शक्तिशाली साम्राज्य बनने की शुरुआत हुई। इसके बाद मगध के सिंहासन पर अजातशत्रु बैठे। उस समय वज्जी संघ मगध के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका था। अजातशत्रु ने कई वर्षों तक संघर्ष किया और अंततः वज्जी संघ को पराजित कर दिया। इन लगातार जीतों की वजह से मगध उत्तर भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन गया। लेकिन अभी भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा अध्याय शुरू होना बाकी था। लगभग 326 ईसा पूर्व एक ऐसा शासक भारत की सीमा तक पहुंचा, जिसका नाम दुनिया के सबसे महान विजेताओं में लिया जाता है। उसका नाम था सिकंदर। सिकंदर ने कई देशों को जीतते हुए भारत की ओर बढ़ना शुरू किया। लेकिन भारत में उसका सामना एक ऐसे राजा से होने वाला था जो आसानी से झुकने वाला नहीं था। ये राजा था पोरस। झेलम नदी के किनारे दोनों सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसे हाइडेस्पीस या झेलम का युद्ध कहा जाता है। युद्ध में सिकंदर को सफलता तो मिली, लेकिन पोरस की बहादुरी ने उसे इतना प्रभावित किया कि उसने पोरस का राज्य वापस लौटा दिया। दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। आगे हम ऐसे कई युद्धों को बहुत आसान तरीके से समझने वाले हैं। अब सिकंदर भारत से वापस लौट गया, लेकिन उसके जाने के बाद भारत में एक नया साम्राज्य उभरने वाला था। और यही से शुरू होता है मौर्य साम्राज्य का स्वर्णिम अध्याय। मौर्य साम्राज्य की स्थापना का श्रेय जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से नंद वंश को पराजित किया और एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी। इसके बाद मौर्य साम्राज्य लगातार शक्तिशाली होता गया। लेकिन इस साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक बना सम्राट अशोक। अशोक के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच चुका था। लगभग पूरा भारतीय उपमहाद्वीप उनके नियंत्रण में था। लेकिन एक राज्य ऐसा था जो अभी भी मौर्य साम्राज्य के अधीन नहीं आया था। ये था कलिंग। साल 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। यहीं हुआ इतिहास का प्रसिद्ध कलिंग युद्ध। यह युद्ध बेहद विनाशकारी साबित हुआ। हजारों सैनिक मारे गए और लाखों लोग इस संघर्ष से प्रभावित हुए। युद्ध में अशोक को विजय तो मिल गई, लेकिन जब उन्होंने युद्ध भूमि में फैली तबाही और लोगों की पीड़ा देखी, तो उनका हृदय बदल गया। यही वो क्षण था जिसने एक विजेता को शांति का दूत बना दिया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और अहिंसा तथा धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। उनके शासनकाल में भारत में शांति, प्रशासन और संस्कृति का अभूतपूर्व विकास हुआ। लेकिन समय के साथ मौर्य साम्राज्य कमजोर होने लगा और अंततः उसका पतन हो गया। लेकिन मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में राजनीतिक एकता धीरे-धीरे कमजोर होने लगी। कई छोटे-बड़े राजवंश उभरे और सत्ता के लिए संघर्ष जारी रहा। इसी दौरान 712 ईस्वी में अरब सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया। उसका सामना राजा दाहिर से हुआ। सिंध के युद्ध में राजा दाहिर वीरतापूर्वक लड़े, लेकिन अंततः उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। ये भारतीय उपमहाद्वीप में अरब शक्ति के प्रवेश की शुरुआत थी। इसके कई वर्षों बाद उत्तर पश्चिम से एक और खतरा उभरकर सामने आया। ये था महमूद गजनवी। उसने भारत पर कई आक्रमण किए। वह हिंद के युद्धों में
उसका सामना हिंदू शाही वंश के शासकों जयपाल और आनंदपाल से हुआ। इन युद्धों ने उत्तर पश्चिम भारत की राजनीतिक स्थिति को काफी प्रभावित किया, लेकिन अभी वो युद्ध होना बाकी था जिसे भारतीय इतिहास के सबसे प्रसिद्ध युद्धों में गिना जाता है। साल 1191। तराइन के मैदान में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी आमने सामने थे। ये था तराइन का प्रथम युद्ध। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने शानदार विजय प्राप्त की और मोहम्मद गोरी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। अगले ही वर्ष 1192 में दोनों सेनाएं फिर आमने सामने आईं। ये था तराइन का द्वितीय युद्ध। इस बार परिस्थितियां बदल चुकी थीं। मोहम्मद गोरी ने बेहतर तैयारी के साथ वापसी की और युद्ध में विजय प्राप्त की। इस जीत ने उत्तर भारत में मुस्लिम शासन की नींव मजबूत कर दी। इसके बाद 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में कन्नौज के राजा जयचंद और मोहम्मद गोरी आमने सामने थे। गोरी की विजय के साथ उत्तर भारत के बड़े हिस्से पर उसका प्रभाव स्थापित हो गया। आने वाले वर्षों में दिल्ली सल्तनत का उदय हुआ और कई नए शासकों ने भारत पर शासन किया। सदियां बीत गईं, फिर मध्य एशिया से एक नया शासक भारत की ओर बढ़ रहा था। उसका नाम था बाबर। बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित करने का सपना देखा था। उस समय दिल्ली की सत्ता इब्राहिम लोदी के हाथों में थी। दोनों सेनाएं आमने सामने आईं और साल 1526 में लड़ा गया पानीपत का प्रथम युद्ध। ये युद्ध भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण युद्धों में से एक माना जाता है। बाबर ने आधुनिक तोपों और नई युद्ध रणनीतियों का उपयोग किया, जबकि इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में कहीं अधिक बड़ी थी। लेकिन युद्ध केवल संख्या से नहीं जीता जाता। बाबर की रणनीति सफल रही और इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा गया। इस विजय के साथ ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ गई। लेकिन बाबर की चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई थीं। अगले ही वर्ष उसका सामना होने वाला था एक ऐसे योद्धा से जिसकी वीरता की चर्चा पूरे राजपूताना में होती थी। ये थे मेवाड़ के महान शासक राणा सांगा। और अब इतिहास बढ़ रहा था खानवा के मैदान की ओर। साल 1527 में बाबर और राणा सांगा की सेनाएं खानवा के मैदान में आमने सामने आ गईं। ये युद्ध केवल दो शासकों के बीच नहीं था, बल्कि उत्तर भारत की सत्ता के भविष्य का फैसला करने वाला संघर्ष था। राणा सांगा ने अनेक राजपूत शासकों को अपने साथ जोड़ लिया था और वे बाबर को भारत से बाहर निकालना चाहते थे। दूसरी ओर बाबर अपनी नई स्थापित सत्ता को बचाने के लिए पूरी ताकत से मैदान में उतरा। युद्ध बेहद भीषण हुआ, लेकिन अंततः बाबर की सेना विजयी रही। खानवा की विजय ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थिति को और मजबूत कर दिया। समय बीतता गया और मुगल साम्राज्य का विस्तार होता रहा। लेकिन बाबर की विजय के बाद भी मुगल सत्ता पूरी तरह सुरक्षित नहीं हुई थी। साल 1528 में बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण किया। यह युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच लड़ा गया। कड़े संघर्ष के बाद बाबर को विजय प्राप्त हुई और मध्य भारत में उसकी स्थिति और मजबूत हो गई। इसके अगले ही वर्ष 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में बाबर का सामना अफगान शक्तियों से हुआ। विजय के साथ बाबर ने उत्तर भारत में अपनी सत्ता को और अधिक सुरक्षित कर लिया। लेकिन बाबर के बाद मुगल साम्राज्य को एक बड़े संकट का सामना करना पड़ा। हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच संघर्ष शुरू हो गया। साल 1539 में चौसा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया। इसके बाद 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ। एक बार फिर हुमायूं को हार का सामना करना पड़ा और उसे भारत छोड़ना पड़ा। अब शेर शाह सूरी उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बन चुका था। हालांकि कुछ वर्षों बाद हुमायूं ने वापसी की, लेकिन जल्द ही उसकी मृत्यु हो गई। फिर मुगल इतिहास में एक ऐसा शासक आया जिसे आज भी महान शासकों में गिना जाता है। ये था अकबर। अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कई अभियान चलाए, लेकिन अकबर के सामने भी एक बड़ी चुनौती खड़ी थी। साल 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध। एक तरफ युवा अकबर और उसके संरक्षक बैरम खां थे, जबकि दूसरी ओर हेमू विक्रमादित्य।
युद्ध में मुगल सेना को विजय मिली और अकबर की सत्ता सुरक्षित हो गई। यहीं से उस शासन की शुरुआत हुई जिसे आगे चलकर मुगल साम्राज्य का स्वर्णकाल कहा गया। लेकिन उसके सामने एक ऐसा योद्धा था जिसने कभी आत्मसमर्पण स्वीकार नहीं किया। ये थे मेवाड़ के महाराणा प्रताप। साल 1576 में दोनों पक्षों के बीच हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ। युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह कर रहे थे। संख्या और संसाधनों में मुगल सेना अधिक शक्तिशाली थी, लेकिन महाराणा प्रताप ने अद्भुत साहस और वीरता का परिचय दिया। उनका प्रिय घोड़ा चेतक भी इस युद्ध की कहानियों का अमर हिस्सा बन गया। हालांकि युद्ध का स्पष्ट परिणाम किसी एक पक्ष के पूर्ण नियंत्रण में नहीं रहा, लेकिन महाराणा प्रताप का संघर्ष आने वाली पीढ़ियों के लिए साहस और स्वाभिमान का प्रतीक बन गया। अब भारत के इतिहास में एक नया मोड़ आने वाला था। समुद्र के रास्ते भारत पहुंचे यूरोपीय व्यापारी धीरे धीरे राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे थे। इन्हीं में से एक थी ईस्ट इंडिया कंपनी। शुरुआत व्यापार से हुई थी, लेकिन अब उनका लक्ष्य सत्ता हासिल करना था। और इसी लक्ष्य ने जन्म दिया भारतीय इतिहास के एक बेहद महत्वपूर्ण युद्ध को। साल 1757। स्थान था प्लासी। एक तरफ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना। यही था प्लासी का युद्ध। ये युद्ध केवल कुछ घंटों तक चला, लेकिन इसके परिणाम ने भारत का भविष्य बदल दिया। सिराजुद्दौला के कई प्रमुख सहयोगियों ने युद्ध के दौरान उनका साथ नहीं दिया। इसका फायदा ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला और उसे विजय प्राप्त हुई। प्लासी की जीत के बाद कंपनी का प्रभाव भारत में तेजी से बढ़ने लगा, लेकिन अंग्रेजों की असली शक्ति अभी स्थापित नहीं हुई थी। इसके लिए उन्हें एक और निर्णायक युद्ध जीतना था, और वो युद्ध था बक्सर का युद्ध। साल 1764 में बक्सर के मैदान में एक और निर्णायक संघर्ष हुआ। इस बार ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने केवल एक शासक नहीं, बल्कि तीन शक्तियां एक साथ खड़ी थीं। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने मिलकर अंग्रेजों का सामना करने का फैसला किया। युद्ध शुरू हुआ और दोनों पक्षों के बीच भीषण संघर्ष हुआ, लेकिन बेहतर सैन्य संगठन और रणनीति की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को विजय प्राप्त हुई। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों के लिए प्लासी से भी अधिक महत्वपूर्ण साबित हुआ। इस जीत के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर कंपनी का प्रभाव लगभग स्थापित हो गया। अब अंग्रेज केवल व्यापारी नहीं रहे थे, बल्कि भारत की राजनीति के सबसे शक्तिशाली खिलाड़ियों में बदल चुके थे। इसके बाद लगभग पूरे भारत में अंग्रेजों का प्रभाव लगातार बढ़ता गया, लेकिन इसी दौरान उत्तर भारत में एक और बड़ा संघर्ष होने वाला था, जिसने भारतीय इतिहास की दिशा बदल दी। साल 1761। पानीपत का मैदान एक बार फिर युद्ध का साक्षी बनने जा रहा था। एक तरफ मराठा साम्राज्य की विशाल सेना थी और दूसरी तरफ अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली। ये था पानीपत का तृतीय युद्ध। मराठा साम्राज्य उस समय भारत की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक था। यदि वे ये युद्ध जीत जाते, तो संभव है कि पूरे भारत में उनका प्रभुत्व स्थापित हो जाता। लेकिन युद्ध बेहद भयंकर साबित हुआ। दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ, लेकिन अंततः मराठाओं को पराजय का सामना करना पड़ा। ये हार मराठा साम्राज्य के लिए बहुत बड़ा झटका थी। हालांकि कुछ वर्षों बाद मराठाओं ने फिर से अपनी शक्ति प्राप्त कर बक्सर की विजय के बाद अंग्रेजों का आत्मविश्वास काफी बढ़ चुका था। अब उनका लक्ष्य केवल व्यापार करना नहीं, बल्कि पूरे भारत में अपना प्रभाव स्थापित करना था। लेकिन भारत की कई शक्तियां अभी भी अंग्रेजों के सामने मजबूती से खड़ी थीं। दक्षिण भारत में मैसूर राज्य अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका था। यहीं से शुरू हुए आंग्ल मैसूर युद्ध। मैसूर के शासक हैदर अली और बाद में उनके पुत्र टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों का डटकर सामना किया। कई वर्षों तक चले संघर्षों में दोनों पक्षों को जीत और हार का सामना करना पड़ा। लेकिन 1799 में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी मृत्यु के साथ दक्षिण भारत में अंग्रेजों की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक समाप्त हो गई। लेकिन अंग्रेजों की चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई थीं। पश्चिम और मध्य भारत में लेकिन अंग्रेजों के सामने अब भी एक बड़ी चुनौती मौजूद थी। ये थी मराठा शक्ति।
मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा साम्राज्य भारत की सबसे प्रभावशाली शक्तियों में से एक बन चुका था। अंग्रेज अच्छी तरह जानते थे कि जब तक मराठे मजबूत रहेंगे, पूरे भारत पर नियंत्रण स्थापित करना आसान नहीं होगा। इसी कारण अंग्रेजों और मराठों के बीच संघर्ष शुरू हुआ। साल 1775 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध आरंभ हुआ। ये युद्ध कई वर्षों तक चला। मराठाओं ने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी और कई स्थानों पर उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अंततः 1782 में सालबाई की संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज अपनी उम्मीदों के अनुसार सफलता प्राप्त नहीं कर सके, लेकिन वे हार मानने वाले नहीं थे। कुछ वर्षों बाद दोनों शक्तियां एक बार फिर आमने सामने आ गईं। साल 1803 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हुआ। इस बार अंग्रेजों ने बेहतर तैयारी और आधुनिक सैन्य संगठन के साथ युद्ध में प्रवेश किया। असई, दिल्ली और लासवाड़ी जैसी महत्वपूर्ण लड़ाइयों में अंग्रेजों को सफलता मिली। मराठाओं ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन धीरे धीरे उनकी स्थिति कमजोर होती गई। युद्ध समाप्त होने तक अंग्रेजों का प्रभाव काफी बढ़ चुका था। फिर आया तीसरा और निर्णायक संघर्ष। साल 1817 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हुआ। यह युद्ध मराठा शक्ति और अंग्रेजों के बीच अंतिम बड़े संघर्ष के रूप में देखा जाता है। पेशवा बाजीराव द्वितीय सहित कई मराठा नेताओं ने अंग्रेजों का सामना किया, लेकिन अंग्रेजी सेना अब पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो चुकी थी। लगातार संघर्षों के बाद मराठों को पराजय का सामना करना पड़ा। 1818 तक मराठा साम्राज्य का राजनीतिक प्रभाव लगभग समाप्त हो चुका था। इस विजय के बाद अंग्रेज भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन गए, लेकिन उत्तर पश्चिम में अभी भी एक शक्तिशाली साम्राज्य मौजूद था। ये था सिख साम्राज्य। महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिख साम्राज्य ने पंजाब में एक मजबूत और संगठित राज्य की स्थापना की थी। अंग्रेज और सिख कई वर्षों तक सीधे टकराव से बचते रहे, लेकिन रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद परिस्थितियां बदलने लगीं। साल 1845 में प्रथम अंग्ल सिख युद्ध शुरू हुआ। सतलुज के आसपास दोनों सेनाओं के बीच कई भीषण संघर्ष हुए। मुड़की, फिरोज शाह, अलीवाल और सबराम जैसी लड़ाइयों में भारी नुकसान हुआ। अंततः अंग्रेजों को विजय प्राप्त हुई। हालांकि सिख साम्राज्य पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। कुछ वर्षों बाद दोनों पक्ष एक बार फिर युद्ध के मैदान में आमने सामने थे। साल 1848 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध शुरू हुआ। चिलियांवाला और गुजरात जैसी महत्वपूर्ण लड़ाइयों ने इस युद्ध को और भी भयंकर बना दिया। लंबे संघर्ष के बाद अंग्रेज विजयी रहे। 1849 में पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। अब भारत का अधिकांश भाग अंग्रेजों के नियंत्रण में आ चुका था, लेकिन अंग्रेजी शासन की कठोर नीतियों से जनता, किसान, शासक और सैनिक सभी असंतुष्ट होते जा रहे थे। ये असंतोष धीरे धीरे पूरे देश में फैलने लगा। कोई नहीं जानता था कि कुछ ही वर्षों बाद एक ऐसी चिंगारी भड़कने वाली है जो अंग्रेजी शासन की नींव को हिला देगी। और फिर आया साल 1857, भारतीय इतिहास का एक ऐसा अध्याय जिसे आज प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। लेकिन अकबर के शासनकाल में केवल उत्तर भारत ही नहीं, बल्कि दक्षिण भारत में भी बड़े राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे। दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य उस समय की सबसे शक्तिशाली हिंदू शक्तियों में से एक था। लेकिन 1565 में इतिहास का एक निर्णायक संघर्ष हुआ, जिसे तालीकोटा का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का सामना दक्कन की कई सल्तनतों के संयुक्त गठबंधन से हुआ। युद्ध बेहद भीषण था। शुरुआत में विजयनगर की सेना मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही थी, लेकिन परिस्थितियां तेजी से बदल गईं। अंततः विजयनगर साम्राज्य को पराजय का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद दक्षिण भारत की राजनीति में बड़ा परिवर्तन आया और विजयनगर साम्राज्य का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होने लगा। इसी बीच उत्तर भारत में अकबर अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा था, लेकिन मेवाड़ अभी भी मुगलों के सामने झुकने को तैयार नहीं था। और यहीं से शुरू होती है हल्दी घाटी के युद्ध की कहानी। प्लासी की विजय के बाद अंग्रेजों का प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा, लेकिन भारत में केवल अंग्रेज ही अपनी शक्ति नहीं बढ़ा रहे थे। फ्रांसीसी भी भारत में अपना प्रभाव स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। दोनों यूरोपीय शक्तियों के बीच संघर्ष लगातार बढ़ता गया। आखिरकार 1760 में वांडी वाश का युद्ध हुआ,
इस युद्ध में अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेनाएं आमने सामने थीं। लंबे संघर्ष के बाद अंग्रेजों को निर्णायक विजय प्राप्त हुई। वांडीवाश की हार के बाद भारत में फ्रांसीसी प्रभाव तेजी से कमजोर पड़ गया। अब अंग्रेजों के सामने सबसे बड़ा यूरोपीय प्रतिद्वंदी लगभग समाप्त हो चुका था। इस विजय ने भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व की राह को और आसान बना दिया। लेकिन अंग्रेजों की असली परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ ही वर्षों बाद उन्हें भारतीय शक्तियों के एक बड़े गठबंधन का सामना करना था, और यही संघर्ष आगे चलकर बक्सर के युद्ध के रूप में सामने आया। तो भाई, अगर तुम यहां तक वीडियो देख चुके हो तो सबसे पहले तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इस एक वीडियो में हमने प्राचीन भारत से लेकर 1857 तक के लगभग सभी प्रमुख युद्धों को कवर किया है। इसलिए जब भी इतिहास का रिवीजन करना हो, इस वीडियो को ढूंढने की जरूरत ना पड़े, अभी इसे सेव करके रख लो। और हाँ, इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है तो एक लाइक तो बनता है यार। अगर चैनल पर नए हो और ऐसी ही आसान भाषा में हिस्ट्री, पॉलिटी और जीके पढ़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि आगे भी ऐसे ही काम की वीडियो आने वाली हैं। और कमेंट में बताना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक का चाहिए। चलो भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में।